हम सभी समाज में रहते हैं, आपस में लेन देन समव्यवहार करते हैं। स्वाभाविक है, विवाद होने की संभावना भी होती रहेगी। ऐसे में लॉ ऑफ कोर्ट के सामने उपस्थित होकर न्याय की आशा मन में स्वतः आ जाएगी। पर क्या हो जब यह समझ आए कि सारे विवाद लॉ ऑफ कोर्ट में कई वर्षों से लंबित हैं, कुछ तो 10 वर्ष से भी ज़्यादा। ऐसे में आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन में राइट टू स्पीडी ट्रायल की अवधारणा कहाँ तक सार्थक होगी? क्या विकल्प है हमारे समक्ष? नमस्कार, मैं हूँ हर्षित और लेकर आया हूँ भारत में लॉ ऑफ कोर्ट के अतिरिक्त समय व खर्च को कम रखते हुए उपलब्ध विकल्पों की चर्चा के साथ, जिसे कहेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। मध्यस्थता कोई नई अवधारणा नहीं है। लॉ ऑफ कोर्ट के पूर्व भी भारतीय समाज में ये अवधारणा रही थी, पर अब इसे वैधानिकता प्रदान कर दी गई है। कानूनों के माध्यम से संसद ने इन्हें वैधानिकता प्रदान की है। यदि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सहारे विवादों का उचित समय पर निराकरण हो जाए तो रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने में आसानी होगी, कोर्ट में पेंडिंग केसेस में कमी आएगी, साथ ही आर्थिक सुधार की राह भी आसान होगी। आर्थिक सुधार इस तरीके से आसान हो सकता है क्योंकि डिस्प्यूट के कारण कई विवादों में पड़कर बड़ी बड़ी योजनाएं रुकी रहती हैं। यदि ये समय पर पूरी होती हैं तो रोज़गार भी मिलता है और समाज में आर्थिक क्रियाएं भी संपन्न हो पाती हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसे शॉर्ट में एडीआर कहेंगे, मैं आगे से एडीआर करके ही संबोधित करूंगा। एडीआर के उपयोग से सभी पक्ष विजेता ही होते हैं, जिसमें न्याय को सुलभ बनाया जा सकता है, कार्यप्रणाली में दक्षता आती है तथा सामान्य न्याय प्रणाली में हो रही देरी से बचा जा सकता है। नेगोशिएशन अर्थात बातचीत के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचकर लिटिगेशन के लंबे व खर्चीले प्रक्रिया से बचा जा सकता है। मध्यस्थता यानी सुलह, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन, ये कई अलग अलग तरीके के विकल्प हैं जो कि नेगोशिएशन से संभव हो पाते हैं, पर इनमें कुछ न कुछ अंतर है, जो टेक्निकल अंतर है। पर प्रयास करूंगा आपको इसे आसान भाषा में समझाने का। हम पहले समझते हैं आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन, मध्यस्थता और सुलह, इसके लिए एक एक्ट आया 1996 में। ये इस एक्ट से गवर्न होता है। वहीं मीडिएशन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को फॉलो करती है। अब देखिए, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी आती है। देखिए, अब लिटिगेशन, जैसे कोर्ट में आप जाते हैं तो उसे हम लिटिगेशन कहते हैं, लेकिन लिटिगेशन के जस्ट आप नीचे की डिग्री। आर्बिट्रेशन में दोनों पक्षों की स्वीकृति के साथ आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ को अपॉइंट किया जाएगा, और ऐसा ही कॉन्सिलेशन में भी होगा, पर वहाँ उसे कॉन्सिलेटर कहेंगे। आर्बिट्रेटर मामले को सुनेगा और सुन के एक उचित फैसला देगा जो कि दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। वही जो कॉन्सिलेटर होता है वो एक एक्सपर्ट होगा और दोनों पक्षों के साथ बातचीत करेगा और एक निर्णय तक पहुंचने में सहायता करेगा ताकि दोनों में सेटलमेंट हो जाए। आर्बिट्रेशन के लिए प्रायर एग्रीमेंट होना आवश्यक है, यानी अगर आप कोई दो कंपनियां हैं और आपने कोई भी करार कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले से मेंशन होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन, ऐसे विवाद की स्थिति में आर्बिट्रेशन किस स्थान पे होगा, कौन सी संस्था कराएगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। लेकिन कॉन्सिलेशन में कोई प्रायर एग्रीमेंट होना आवश्यक नहीं है। आर्बिट्रेशन में वर्तमान मामलों के अतिरिक्त भविष्य में भी कोई विवाद आता है तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से हल किया जा सकता है, जबकि कॉन्सिलेशन में वर्तमान मामले को ही ध्यान में रखा जाता है। आर्बिट्रेशन लीगल प्रोसीडिंग होती है। आप यूँ समझिए कि लिटिगेशन के जस्ट नीचे, अगर मतलब थोड़ी सी कम पावर के साथ इसे आप मान सकते हैं, ठीक है। ये लीगल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आता है, जबकि जो कॉन्सिलेशन है वो नहीं आता है। आर्बिट्रेटर के पास अपने निर्णय को इन्फोर्स करने की पावर होती है, जबकि कॉन्सिलेटर के पास नहीं होती। ये कॉन्सिलेशन में जो सेटलमेंट होता है उसे लॉ के द्वारा ही इन्फोर्स किया जा सकता है। ये थोड़े बहुत अंतर हैं। एक बार और हम तुलना करेंगे कॉन्सिलेशन और मीडिएशन के बीच में, और उसमें हम थोड़ा सा और अंतर करके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बात करें मीडिएशन और कॉन्सिलेशन को बेस बना करके, तो देखिए दोनों में यहाँ पे थर्ड पार्टी होते हैं। मीडिएशन में भी एक थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, पर ये थर्ड पार्टी कोई एक्सपर्ट नहीं होती,
आप किसी को भी मध्यस्थ बना सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सुलेटर होता है वो एक उस मामले का एक्सपर्ट होता है। ठीक है, जो मीडिएशन है वो कोड सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत पावर रखता है, और वहीं जो कॉन्सुलेशन की प्रोसेस है ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट 1996 के तहत गवर्न होती है। देखिए रोल क्या होता है यहाँ पे, जो थर्ड पार्टी होती है, जो मीडिएशन में थर्ड पार्टी का रोल होता है फैसिलिटेटर की तरह। ठीक है, वो आपको उस निर्णय तक पहुँचने में सहायता करेगा, वो आप दोनों को भी बातचीत करने का बार बार मौका देगा और एक ऐसे म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लेके आएगा, एक ऐसे स्थान पे लेके आएगा जहाँ आप दोनों लोग, दो पार्टियाँ, दो पक्ष आपस में संतुष्ट हों कि ऐसा निर्णय होना चाहिए। वहीं जो कॉन्सुलेटर होता है वो इवेलुएटर का भी काम करता है, वो देखता है कि यहाँ पर किसकी मूल्यांकन करेगा कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, और अगर किसी की गलती है तो उसमें क्या भरपाई की जा सकती है, इन सब बातों को वो ध्यान में रखता है। मान लीजिए मीडिएशन और कॉन्सुलेशन के बाद को जो कंक्लूजन मिला तो मीडिएशन में उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, वहीं जो कॉन्सुलेशन है उसमें जो कंक्लूजन निकलता है उसे हम सेटलमेंट कहते हैं। देखिए आप उसको डिग्री समझने की कोशिश करिए, सबसे ऊपर होता है जजमेंट। ठीक है, जजमेंट से ठीक नीचे की डिग्री होगी सेटलमेंट, और सेटलमेंट के नीचे होता है एग्रीमेंट। ठीक है, इनकी पावर में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे जज ने कोई अगर निर्णय दे दिया तो भाई उसे इन्फोर्स करना ही करना है, आप कुछ भी करिए। ठीक है, सेटलमेंट उसके थोड़ा सा नीचे आता है और एग्रीमेंट उसके थोड़ा नीचे। अब एग्जीक्यूशन की बात कर लें, मानिए एग्रीमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया, तो अगर एग्रीमेंट है तो जो जैसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाता है उसी तरीके से मीडिएशन के एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जाएगा। ठीक है, अब यदि कॉन्सिलेशन में जो सेटलमेंट हुआ है यदि सामने वाली पार्टी उसे मानने से मना करती है, तो जैसे न्यायालय अपने जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाती है, निष्पादन करवाती है, तो उसी तरीके से ये जो डिक्री होती है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता है कॉन्सिलेशन में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझाने में मैं सफल रहा हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा टफ है, और चूँकि मैं कोई विधि का विद्यार्थी नहीं हूँ तो मेरे लिए तो काफ़ी कठिन था, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जनरल, एक सामान्य जानकारी जितनी हमें होनी चाहिए हम उसे जान लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो आर्टिकल 323A और 323B में दिया गया है। देखिए संविधान के लागू होने के साथ भले ही DPSP को इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया, परंतु आर्टिकल 38 के आधार पर वेलफेयर स्टेट की जो विचारधारा थी उससे बल मिला, अधिक से अधिक पब्लिक सर्विसेज, और अगर अधिक से अधिक पब्लिक सर्विसेज हैं तो उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्वेंट की। ऐसे में यह भी संभव है कि नियुक्ति व सेवा शर्तों से संबंधित विवाद भी उत्पन्न होंगे जिनका त्वरित निराकरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया गया, जो पार्ट 14A में आर्टिकल 323A और 323B को जोड़ने की बात कहता है, जिसमें संसद को अधिकार मिलता है कि वो ऐसे मामलों के निपटान के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर सके जो किसी शिकायतकर्ता पब्लिक सर्वेंट से संबंधित हो, या उसकी नियुक्ति के या उसकी सेवा शर्तों या अन्य कोई भी मैटर जो रिलेटेड हो पब्लिक सर्वेंट से, उसके निराकरण में काम कर सके। 23A ये सिर्फ उन मामलों में विचार करेगा जहां पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड बातें होंगी। अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि कौन से अधिकारी इसके दायरे में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। और 323B जो कंसर्न रहती है टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल, लेबर एंड लैंड रिफॉर्म, इन सभी मामलों पे ट्रिब्यूनल बना सकती है, विशेषतर इन ऐसे मामलों को निपटाने के लिए। कुछ जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं आर्टिकल 323A और B के तहत, पहले मैं इनका कुछ नाम पढ़ देता हूँ, फिर ज़रूरी जिनका होगा सिर्फ उनका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत ट्रिब्यूनल बनाया गया। फिर अगला है सेराट, कस्टम एंड एक्साइज रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट 1986 के तहत, इसमें भी ट्रिब्यूनल का काम हुआ।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सभी जानते होंगे, चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें देखती है और इसके खिलाफ जो भी अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट 1973, इसमें भी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर देखती है। रेलवे रेट ट्रिब्यूनल एक्ट 1989, इसमें जो रेलवे के यदि कोई मनमाना रेट बढ़ाया गया है माल ढुलाई या किसी अन्य से संबंधित तो उसमें उसके विरुद्ध में यहाँ पे अपील की जा सकती है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट एक्ट 1947, देखिए ये आज़ादी के समय से ही है और चूँकि इंडस्ट्री अगर आप लगाते हैं तो कोई ना कोई विवाद अक्सर राज्य सरकारों से या फिर किसी भी जिनकी या तो हम भूमि अधिग्रहण करें या कुछ भी संबंधित जो भी विवाद आए तो उसके मामले में हम इस ट्रिब्यूनल के तहत न्याय पाने की अपेक्षा रखते हैं। पर यहाँ हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये यदि आप कभी अधिकारी बनते हैं या आप पब्लिक सर्विस में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी न्याय पाने के लिए एज ए पब्लिक सर्वेंट आपको इसकी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हालांकि परिस्थितियाँ आपको सब कुछ सिखा देती हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसे जानेंगे अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसके रिलेटेड संसद में जो एक्ट पारित हुआ 1985 में हुआ। इसकी जो एट प्रेजेंट संख्या है उसमें 17 रेगुलर बेंच हैं जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं पब्लिक सर्वेंट से संबंधित मामलों में। जब मैं पब्लिक सर्वेंट कह रहा हूँ तो इसमें कवर होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के कर्मचारी, सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अतिरिक्त एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी अंतर करेंगे हम इसमें। डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड जो एम्प्लॉय होंगे उनको ये एक्ट, ये ट्रिब्यूनल वहाँ तक अपने जुडिक्शन रखता है। अगर वहीं बात करें तो जो मेंबर हैं डिफेंस फोर्सेस के, ठीक है, यहाँ मेंबर है वहाँ एम्प्लॉय है, दोनों में अंतर है दोस्तों। जो मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो इस एक्ट के दायरे से बाहर होते हैं। इसके अतिरिक्त जो ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं वो भी इससे बाहर हैं। जो पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट वाले स्टाफ होते हैं वो भी इस एक्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर होते हैं। हालांकि 2006 से पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT, कैट, अब मैं इसे कैट कहूँगा, आगे से आप यही समझेंगे। 2006 से पहले कैट में एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होता था, परंतु 2006 के बाद से संशोधन किया गया और एक चेयरमैन अब होता है। वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट है उसे हटा दिया गया है। जो चेयरमैन के साथ सैंक्शन पोस्ट है, जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, वो है 65। और ये जो 65 मेंबर हैं ये जुडिशियल बैकग्राउंड और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड दोनों से आते हैं। इन्हें अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन एक हाई पावर सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसको चेयर करेंगे कोई सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के, और जिन्हें नॉमिनेट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इनके रिकमेंडेशन पे, ये रिकमेंडेशन नहीं, आप इसे कॉन्करेंस समझिए। यदि यहाँ चुनाव कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जो हाई पावर कमेटी है तो उसे अपॉइंट करना ही करना है, ठीक है। जो कैट है ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से बाउंड नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इंश्योर करने पे बल देती है। आप बहुत कम फीस, लगभग 50 रुपये आप दे करके न्याय के लिए अपील कर सकते हैं, या तो आप खुद कर सकते हैं या किसी लॉयर के माध्यम से कर सकते हैं। एक मामला आया था जिसमें ये बताया गया कि 1997 से पहले, आप समझिए, जो अपील थी कैट के बारे में, उसके निर्णय के खिलाफ, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी। लेकिन 1997 एक केस आया, चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकमेंड किया, ये बताया कि यदि आप हाई कोर्ट को बाईपास करते हैं, उसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखते हैं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हाई कोर्ट को बाईपास नहीं कर सकते। तो जहाँ तक अब जो आवश्यकता है, जिस भी कंसर्न स्टेट का मामला है, उस स्टेट की हाई कोर्ट की जो डिविजनल बेंच होगी वो इस मामले पे रिव्यू कर सकती है, कैट के निर्णय को रिव्यू कर सकती है। वो ये प्रावधान पूरे होने के बाद भी अगर
याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है तब वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी आपको एक चैनल फॉलो करना होगा। जो आर्टिकल 323 ए है, इसके तहत पार्लियामेंट ही किसी ट्रिब्यूनल की गठन कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 323 बी में स्टेट और पार्लियामेंट दोनों कर सकते हैं। हालांकि 323 ए के तहत जो ट्रिब्यूनल गठन किए जाते हैं उसमें कोई हायरार्की नहीं क्रिएट की जाती है, नहीं की ही जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी 323 बी के तहत कोई ट्रिब्यूनल का गठन होता है तो उसकी हायरार्की क्रिएट की जा सकती है, ये वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ हम कुछ डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज में आप कह सकते हैं एक फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो नहीं करता। कोर्ट के लिए भी रिलीफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पेंडेंसी नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो कि बहुत बड़े नहीं होते परंतु लंबित हो जाते हैं। तो खर्च कम है, चूँकि पीछे बताया है 50 रुपये की एक नॉमिनल फ़ीस लगती है बहुत, और पर्याप्त जस्टिस किया जाता है क्योंकि कम खर्च लगता है, 50 रुपये की फ़ीस है और पर्याप्त जस्टिस मिल जाता है। अब वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है उसमें लिमिटेशन लगाई गई है। ये कोई सेट प्रोसीजर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, ठीक है। ये कभी कभी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी वायलेट करते हैं और बड़ी समरी ट्रायल कराते हैं कि जिसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि यदि किसी समान स्थिति में, समान मामले में अगर पूर्व में कोई निर्णय आया है तो उसे आधार बना करके समान मामले में भविष्य में भी उसे आधार बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, इसलिए इसकी इस बात पे आलोचना होती है। कोई यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, ये बिल्कुल अपने तरीके से काम करते हैं। और कभी कभी ज़्यादातर मेंबर क्या होते हैं कि जुडिशियल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से होते हैं। और आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल बैकग्राउंड से नहीं है तो उसे न्याय के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, देखिए न्याय समझना आसान होता है परंतु करना कठिन होता है। तो जो व्यक्ति जुडिशियल प्रोसीडिंग या जुडिशियल विधि शास्त्र में ज्ञान रखता है और उसे प्रैक्टिस भी करता है तो उसके होने से प्रभाव पड़ता है। देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 2001। ये एक और अल्टरनेटिव है। देखिए इंडियन जो जेल्स हैं दोस्तों, वहाँ कैदियों की कैपेसिटी है लगभग 2.54 लाख कैपेसिटी की जेल हमारे पास है, लेकिन देखेंगे तो 5 लाख से भी ज़्यादा हमारे पास कैदी हैं जो कि जेलों में बंद है, और उसमें से ज़्यादातर तो अंडर ट्रायल हैं जिनका मामला अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है और उनके ऊपर न कन्विक्शन हुआ है न सज़ा हुई है, इसलिए वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम बात करें 13,000 डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की तो 2.40 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। वहीं 21 हाई कोर्ट्स की बात करें तो लगभग 34 लाख केसेस पेंडिंग हैं। इस पेंडेंसी को देखते हुए 11वें फाइनेंस कमीशन 1998 में, इसके चेयरपर्सन थे AM खुसरो, इन्होंने एलोकेट किए 1.16 करोड़ रुपए जो कि अगले 5 साल में इस्तेमाल होंगे 2000 से लेके 2005 तक, ताकि जेलों का थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया जा सके। उन्होंने एक उम्मीद लगाई कि अगले 5 सालों में जो जुडिशियल पेंडेंसी है केसों की वो थोड़ी कम हो जाएगी। कुछ एडिशनल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए जाएंगे जिससे कम समय में जल्दी से जल्दी कन्विक्शन किया जाएगा या फिर फैसला लिया जाएगा। ये अच्छा विचार था। इस विचार के तहत इस समय में यूपी में 242 सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं, महाराष्ट्र में 187 हैं और बिहार में 183 हैं। ये डाटा कुछ मेंस आंसर राइटिंग में काम आता है। अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट के कुछ एक्शन प्लान थे और उन्हें इस प्लान से कुछ उम्मीदें थी। इन्होंने कुछ एडहॉक जजेस अपॉइंट किए, जो रिटायर हो गए उन्हें एडहॉक जज बनाया और ऐसा अनुमान किया कि एक्सपेक्ट किया कि 14 सेशन केसेस या फिर 20 से 25 क्रिमिनल केसेस हर महीने वो डिस्पोज कर पाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। जो अपेक्षा थी उतनी पूरी नहीं हुई। इस पे 14वें फाइनेंस कमीशन ने फिर से रिकमेंडेशन दिया कि आप 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 2015 से 2020 के बीच में जो हीनियस क्राइम्स हैं जैसे रेप हो गया, ब्रूटली मर्डर हो गया, इन सब केसेस को डील करने के लिए 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्टैब्लिश करिए। अब एक एनालिसिस करें हम तो
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने अच्छा काम किया। 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख केसेस को डिस्पोज किया या इससे भी ज़्यादा किया। लेकिन कुछ शॉर्टफॉल भी हैं। यहाँ जजेस की वैकेंसी खाली है, शॉर्टेज हैं, जज नहीं है वहाँ पे। 14 जज पर मिलियन पॉपुलेशन हमारे देश में एक रेशियो है। अगर 10 लाख व्यक्तियों पे सिर्फ 14 जज अवेलेबल हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से तो वहाँ 100 जज प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे उपलब्ध हैं। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस के जी बालाकृष्णन जी, ये काफ़ी पक्ष में रहते थे और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इससे हमें सुधार देखने को मिलता है। लेकिन एक और एक्टिविस्ट थे कॉलिन गोंजाल्वेज, इन्होंने एक रिमार्क किया कि यदि अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं और यहाँ जस्टिस डिलेड होता है तो आप यही समझिए कि फास्ट ट्रैक इनजस्टिस हो गया, या फिर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो गए पर हमारे इस जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि हम न्याय के उन पहलुओं को छोड़ दें। चूँकि हमारी पॉलिसी तो है कि अगर 10 कसूरवार हैं वो सज़ा से भले से बच जाएं, लेकिन एक भी बेकसूर सज़ा ना पाए, ये तो हमारी फ़िलॉसफी है। लेकिन अगर जल्दबाजी हुई तो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक इनजस्टिस बन जाएगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट लेके आई सरकार कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह से मिलके ये एक नया प्रावधान लाया कि मॉर्निंग और इवनिंग कोर्ट को लागू किया जाएगा 2010 से। हालांकि देखिए ये कॉन्सेप्ट लेके तो आए लेकिन ये पॉपुलराइज नहीं हुआ, अब इसे लगभग ख़त्म सा कर दिया गया है। लेकिन हालांकि कुछ स्टेट इसको फॉलो करते हैं, ये डिपेंड करता है डिफरेंट हाई कोर्ट्स पे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो स्कीम है ये बहुत सफल यूँ कहें नहीं हुई। 2011 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर भी अब ये समझिए कि सभी स्टेट अपने स्तर पे फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रस्ताव था उसे वापस ले लिया गया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ग्राम न्यायालय का। देखिए दोस्तों, 114वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो 1986 में आई, उसने ग्राम न्यायालय को स्थापित करने के लिए रिकमेंडेशन दी। अब इस रिकमेंडेशन के 2 आधार थे। एक तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें जो पेंडेंसी है उन्हें ख़त्म करने के लिए सहायक हो, ऐसा मान करके लॉ कमीशन ने सुझाव दिया। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेटरी फोरम को क्रिएट करना चाहता था लॉ कमीशन की, जो न्याय है उसको प्राप्त करने में लोगों की भी सहभागिता हो, कुछ इस आधार पे ये ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट लेके आया। ये ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है ये रूरल एरियाज़ के लिए, जो रूरल लिटिगेशंस होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रभावशाली है। इसमें एक न्यायाधिकारी होगा ग्राम न्यायालय में जो सेम पावर रखता होगा एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तरह, और ये जो न्यायाधिकारी है इसे अपॉइंट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विद द कंसल्टेंट ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जो भी उस राज्य की हाई कोर्ट होगी उस राज्य की सरकार उसे कंसल्ट करके न्यायाधिकारी को अपॉइंट कर सकती है। इसके लिए एक एक्ट लेके आया गया जिसे कहते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, और इसे 2 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब जुरिडिक्शन की बात करें तो ग्राम न्यायालय की जुरिडिक्शन क्या है? ये स्पेसिफिक एरिया है, ये डिसाइड कौन करेगा कि जुरिडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन फिर से कंसल्टेट किससे किया जाएगा? रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से। ठीक है। जो ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट की तरह भी फंक्शन करती है। कुछ दूर दराज के ऐसे इलाके हो जहाँ पे वो जाग सकती है और ख़ुद वहाँ पे कोर्ट लगा करके मामलों का निपटारा कर सकती है। ये दोनों तरीके के मामले सुनेगी, जो सिविल के मामले होते हैं और वो क्रिमिनल के मामले, ये दोनों क्षेत्रों में जुरिडिक्शन रखती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो क्रिमिनल के मामले होंगे वो तकरीबन 2 साल जिनमें अधिकतम सज़ा हो सकती है, सिर्फ उन्हीं मामलों को सुनेंगे। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन होगी, यानी धन आय संबंधित जो आर्थिक मामलों से संबंधित जो जुरिडिक्शन होगा, ये जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होगी उस राज्य की, उस स्टेट की, वो डिसाइड करेगी, वो फिक्स करेगी कि कौन से न्यायालय में क्या होगा। अब इन सबको छोड़ दें, कुछ एविडेंस जो वो मान सकते हैं वो फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं हैं कि वो एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को फॉलो करें या फिर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को भी फॉलो करें। ऐसा उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। चीज़ को
या वस्तु को या बातों को या डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस के तौर पर मान सकते हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल नहीं है। अगर ग्राम न्यायालय से संबंधित अपील की बात करें, ठीक है, तो जो सिविल अपील होगी वो रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाएगी। अगर कोई मामला सिविल केस से रिलेटेड है तो वो मामला अगर आप निर्णय से, ग्राम न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी वहाँ पर, और ये 6 महीने के अंदर इस मामले को निपटाने के प्रयास किया जाएगा और उसे करना भी है, ठीक है। और अगर ये मामला क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है तो ऐसे मामले सेशन जज के सामने अपील के लिए लाए जा सकते हैं और सेशन कोर्ट भी क्या करेगी, इसे 6 महीने के अंदर डिस्पोज करने के लिए बाध्य होगी। अगर ग्राम न्यायालय के इस्टेब्लिशमेंट में और उसकी प्रोसीडिंग में देखें तो कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है उतने। अगर ठीक ढंग से ग्राम न्यायालय को स्थापित किया जाए तो कम से कम 21 रिक्वायर्ड मेंबर की ज़रूरत पड़ती है कि अच्छे से काम कर सके ग्राम न्यायालय, पर ऐसा उतने हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हमेशा बने रहते हैं क्योंकि स्टेट हमेशा अनिच्छुक रहती है, वो रिलक्टेंट रहती है, वो चाहती है कि यूनियन असिस्टेंस दे तो हम करें, अर्थात अपनी तरफ से कोई मोटिवेशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी कम है। अब आप यूँ समझिए कि अगर कोर्ट इस्टेब्लिश हो रही है वहाँ बिजली की, पानी की, टॉयलेट्स की, ये जो बेसिक नीड्स है कुछ उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अब मान लीजिए अगर मोबाइल कोर्ट में भी ग्राम न्यायालय काम करती है तो उस जगह तक जाने के लिए सड़क तो होनी चाहिए। अगर सड़क ही नहीं है तो फिर कैसे जाएगी कोर्ट, ठीक है। कॉपरेशन नहीं मिलता है, जो वेरियस स्टेक होल्डर होते हैं, चाहे वो समाज से जुड़े लोग हों या जो भी व्यक्ति जिससे संबंधित पक्ष का मामला हो, उतना सपोर्ट नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर अब इन चैलेंजेस के सॉल्यूशन लिख रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि जब चैलेंजेस है, यहाँ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज के अपॉइंटमेंट की बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, और इसी तरह के सभी के बारे में। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप इसको स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से फंडिंग करे उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस आप अपने से सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारे पास है पारिवारिक महिला लोक अदालत। देखिए, ये भी बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसने एक कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया कि जो पारिवारिक महिला लोक अदालत, देखिए है तो ये लोक अदालत ही, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उससे बातचीत करके कोई भी NGO जो मामले मैरिज या फैमिली अफेयर से रिलेटेड होते हैं, NGO वो अप्रोच करेगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, और ऐसे मामले को एक दिन में पारिवारिक महिला लोक अदालत लगा करके निपटारे का। देखिए, जो परिवार से संबंधित मामले होते हैं वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है नहीं, कभी कभी तो छोटी छोटी बातों के लिए भी दो परिवारों में तलाक या ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है। क्योंकि ऐसे मामलों का पेंडिंग रहना जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली का, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए ये परिवार महिला लोक अदालत, PMLA शॉर्ट में कहेंगे, इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया। ये भी लोक अदालत मॉडल पे ही काम करती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है ये क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है किसको, NGO को, स्टेट वुमेन कमीशंस को, स्टेट लीगल सर्विसेज को, अथॉरिटी को, कि वो ऑर्गेनाइज करें एक पारिवारिक महिला लोक अदालत, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जब ये उनके पास NGO अप्रोच करेंगे और ऐसे सारे मामले को इकट्ठा करेंगे और बात करेंगे तो DLSA क्या करेगी, एक दिन डिसाइड करेगी और उस दिन पे पारिवारिक महिला लोक अदालत लगेगी। अब देखिए, उसमें एक शर्त ये है कि जो भी पारिवारिक महिला लोक अदालत में मामले उस दिन रिसीव किए जाएंगे, मान लीजिए 100 मामले रिसीव किए गए तो एटलीस्ट उसके 40% यानी 40 मामले का निपटारा उस दिन होना ही चाहिए, ठीक है। आखिर अर्थ तो तभी निकलेगा यदि हमने ये PMLA ऑर्गेनाइज़ करा और उस डेट पे हमने कुछ काम नहीं करा, तो एटलीस्ट 40% या मामले निपटाने की शर्त होती है। आप इससे ज़्यादा निपटा दें और अच्छी बात है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो अपॉइंट करेंगे कि पारिवारिक महिला लोक अदालत में जो प्रिसाइडिंग अफसर होगा उसको डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और जज होंगे, 2 और मेंबर होंगे इनके साथ साथ। ये जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकता है। अब यदि कोई पारिवारिक महिला लोक अदालत में कोई अवार्ड दिया गया तो ये दोनों पार्टियों पे
लीगली बाउंड होता है, आप उससे भाग के नहीं जा सकते। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है फैमिली कोर्ट का। 1975 में एक कमेटी जो स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में जांच कर रही थी, उसने रिकमेंड किया कि हमें एक फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। साथ ही 69th लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया कि फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाए। फाइनली 1984 में द फैमिली कोर्ट्स एक्ट पारित हुआ। जो फैमिली कोर्ट है उसे इस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट करेगी हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से, और सिक्योर करेगी कि जो स्पीडी ट्रायल हो सके। अब चूंकि ये फैमिली को मामला है तो यहाँ मैरिज और फैमिली अफेयर्स एटलीस्ट किए जाएंगे। देखिए इस एक्ट में कुछ ऐसा मैंडेटरी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेटअप करे फैमिली कोर्ट, ठीक है, कम से कम हर शहर में, हर उस जगह पे जहाँ की पॉपुलेशन कम से कम 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हो। अदर एरिया में जहाँ स्टेट को लगे वो अब फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ उसे नेसेसरी लगे। 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया 235 फैमिली कोर्ट को 2015 से 2020 के बीच में इस्टेब्लिश करने का। जो कमीशन है ये मांग करता है स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करें इन्हेंस जो उन्हें फिस्कल स्पेस दिया गया है, जो पैसे उन्होंने टैक्स डेवोल्यूशन किया गया 32% से बढ़ाया गया था, 42% किया गया था। तो वो मांग करती है कि आप इन पैसों को ऐसे भी कामों में खर्च करिए। देखिए इस समय जून 2022 का डाटा यहाँ अवेलेबल है कि 718 फैमिली कोर्ट अक्रॉस द कंट्री फंक्शन कर रहे हैं। अगला है टॉपिक लोक अदालत। देखिए गांधी प्रिंसिपल पे काम करने वाला एक और अल्टरनेटिव आइडिया है हमारे पास। नालसा एक्ट 1987 में आया, और देखिए आर्टिकल 39A में ये मेंशन है कि आप फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना है, देखिए काफ़ी खर्चीला होता है, न्याय व्यवस्था में न्याय पाना इतना आसान नहीं है और चीप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नेशनल लीगल सर्विस एक्ट 1987 के तहत जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लेके आ गया। अब कॉन्सेप्ट तो ये पहले से था दोस्तों, बस इसे क्या किया गया कि वैधानिकता यानी कि कानूनी अमली जामा पहना दिया गया। जो पहली लोक अदालत का कैंप रिपोर्ट किया जाता है गुजरात में 1982 में लगा था। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई तालुका लेवल पे कहीं पे भी ये लोक अदालत को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 11 नवंबर आने वाले 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया है कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अब इस लोक अदालत में जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे और 2 अतिरिक्त इनके, एक या लॉयर और एक सोशल वर्कर, इनको बनाया जाएगा जुडिशियल ऑफिसर। जुरिडिक्शन की बात करें तो यदि किसी भी न्यायालय में कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग है तो उसे भी आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं, या फिर यदि कोई मामला लिटिगेशन यानी कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ है उसके पहले भी उस मामले को सुना जा सकता है। कई विषय हैं जिनके मामले आप देखिए, मैट्रिमोनियल है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, क्रिमिनल है, लैंड एक्विजिशन, ये बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं, पेंशन केसेस, हाउसिंग बोर्ड, ये आप स्लाइड पे आप रोक के पॉज करके पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ अंतर आप बस ये समझिएगा, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस को ही ये डील कर सकती है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है या हीनियस क्राइम है, ऐसे मामलों को लोक अदालत की ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया है। तो क्रिमिनल केस तो ये डील करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को ही डील करेगी। आगे चलते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर कोर्ट को लग रहा है, वो सेटिस्फाइड है कि ये मामले को लोक अदालत में सुलझाया जाना चाहिए, तो उस मामले को रिफ़र कर सकती है, या फिर कम से कम एक पार्टी या दोनों पार्टियों की सहमति से ही लोक अदालत में मामला जा सकता है। देखिए लोक अदालत के पास एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, वो समन भी कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है, किसी की भी अटेंडेंस को बुला सकता है, कोई भी विटनेस को एग्जामिन कर सकता है, अपने अंडर डिस्कवर कर सकता है, प्रोडक्शन के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है, रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, किसी भी एफिडेविट के माध्यम से किसी भी साक्ष्य का वो स्वागत कर सकता है, वो किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को मांग सकता है। यानी कि आप समझिए सिविल कोर्ट के तौर पे जो भी पावर सिविल कोर्ट के पास होती है उस पावर को वो एक्सरसाइज कर सकती है। देखिए दोस्तों, जो भी अवार्ड
लोक अदालत देती है उसे एक सिविल कोर्ट की डिक्री के समान ही माना जाता है, एक उसी ऑर्डर में उसी तरफ इम्प्लीमेंट फॉलो किया जाता है। अब अगर कोई अवार्ड लोक अदालत ने दे दिया है तो वो फाइनल भी है और वो बाइंडिंग भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ये अपने आप में अंतिम फैसला है। यदि आपको अपील करना है तो मामला अपील में नहीं जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, फिर से पूरी लिटिगेशन की प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। वो पुराने तरीके से ABCD से शुरुआत उसकी होगी। एडवांटेज क्या है वो हम समझते हैं। देखिए, लोक अदालत है, लेस एक्सपेंसिव है, खर्चे कम होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। जो बाकी की टेक्निकलिटीज़ हैं, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह, इनसे थोड़ी सी टेक्निकलिटी में कमी आ जाती है। जो पार्टी जो होती हैं वो फ्री होती हैं और वो अपने ओपिनियन डिस्कस कर सकती हैं लॉ ऑफ कोर्ट के सामने। जो हमारा लोक अदालत है वहाँ वो अपने विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएँ तो कोर्ट में आपको बोलने का अधिकार नहीं होता, वहाँ आपके बिहाफ पे भले से लॉयर बात करेगा। यहाँ पार्टीज़ खुद से बात कर सकती हैं। जो पार्टीज़ की जो फीलिंग है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से की जाती है कि वो दोनों पार्टियां खुश हो जाएं, विन विन सिचुएशन हो सबके लिए। पेंडेंसी ख़त्म हो गई कोर्ट से, ये उनके लिए विन विन सिचुएशन। गवर्नमेंट इस बात से खुश है कि उन्होंने अच्छा काम किया, और जो पार्टीज़ हैं वो जब कुछ हारने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ इनमें समझौता कराया जाता है और जो रिलेशन है उसे रिस्टोर करने का प्रयास किया जाता है और शिकायतों को दूर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद परमानेंट लोक अदालत। देखिए, चूँकि ये एक अच्छा काम था, लीगल सर्विस एक्ट जो अथॉरिटी थी उसके थ्रू 1987 में जो काम हुआ, तो यहाँ पे उसमें अमेंडमेंट किया गया और 2002 में एक परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश कर दी गई। चूँकि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज थी तो इससे वो हमेशा डील करती है। तो परमानेंट लोक अदालत के बारे में आप पढ़ सकते हैं। खैर, जो देखिए मेरे पढ़ाने का या बताने का उद्देश्य इतना सा था कि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है। अब जनरल नॉलेज में भी आप ले सकते हैं, लेकिन GS2 में इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। देखिए, ये जो सामान्य न्याय प्रणाली हमारी है भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लिटिगेशन का जो मामला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। लेकिन इसके अतिरिक्त ये सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक पे नए लेक्चर के साथ।